आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इससे अगला टॉपिक आता है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से अक्सर कर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो जो गाउस के नियम की से संबंधित जो अनुप्रयोग कराए हैं वो आपको सही तरीके से करने हैं, क्योंकि क्योंकि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, और इससे अच्छा पढ़ाई आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत तो थोड़े दिनों से कुछ खराब चल रही है, इस वजह से मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ नहीं निकल पाएगी मेरी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तेज़ी से बोलूँगा तो मुझे खांसी होने लग जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको अच्छी परसेंटेज लेनी है फिजिक्स के अंदर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ते जाना और अच्छी से अच्छी तैयारी करना, प्रैक्टिस करना। अब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक पतला गोलीय कोश लेते हैं, एक गोलीय कोश लेते हैं r त्रिज्या का, जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है। ये धनावेश सभी जगह इस पृष्ठ पर, मतलब गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेशित हो जाता है या वितरित हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वितरित हो जाता है। हमें इस गोलीय कोश के कारण इसके मतलब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके बिंदु P पर और इसकी सतह पर, मतलब कहने का यह है कि इस केंद्र से, मतलब इस गोले के केंद्र से बाहर, सतह पर और अंदर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि कोई बिंदु P लेते हैं जो बाहर स्थित है, मतलब यदि बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी, तभी कोई केंद्र मतलब बिंदु बाहर होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई बिंदु लेते हैं P जो इस गोले से r दूरी पर स्थित है। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की, मतलब गाउस का प्रमेय है, तो वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर हम स्मॉल r जो बिंदु लिया है r दूरी पर, वो मतलब r त्रिज्या का एक गोलीय कोश की कल्पना करते हैं। जो बिंदु P होगा उस गोलीय कोश, मतलब गोली जो गाउसियन पृष्ठ लिया गया है, गोले का जो गाउसियन पृष्ठ लिया है वो पृष्ठ बिंदु P पृष्ठ पर होगा, और जिससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी वो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर निकलेंगी, यानी इस त्रिज्या के अनुदिश त्रिज्य सदिश होगा, जो त्रिज्य सदिश के अनुदिश बाहर की ओर निकलेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इसकी गणना करते हैं वैद्युत क्षेत्र की कि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है गुजरने वाला कुल फ्लक्स? यहां से समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन E ds cos थीटा इक्वल टू समाकलन E ds cos। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पता करेंगे कि इस जगह
जो बिंदु P है, हमें जिस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, उस पर थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई समांतर है तो थीटा की वैल्यू 0 ली जाती है। यहाँ पर ई वेक्टर की भी डायरेक्शन इस बिंदु के अनुदिश है, मतलब इस त्रिज्य सदिश के अनुदिश बाहर की ओर है, और जो क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन ई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के अनुदिश ही है। मतलब ये एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ ds cos थीटा होता है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है तो cos 0 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से निकल आएगा e बाहर ले लेंगे समाकलन ds। यहाँ ds मैंने आपको बताया था एक स्मॉल सूक्ष्म मतलब एक स्मॉल या सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल है। यदि हम इसको ऐसे ही सूक्ष्म अवयवों से मिलकर मान लें तो जो समाकलन है इसी को व्यक्त करता है। यदि इसका क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये जो समाकलन से जो ds है वो, इसका मतलब यही हो जाएगा कि समाकलन ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो संपूर्ण जो मैंने गोलीय कोश लिया है उसका क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ स्मॉल r है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसे समीकरण 1 दे देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कैलकुलेशन करके इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस गोलीय कोश के कारण हम गाउसियन, जो गाउस की प्रमेय है, उस गाउस की प्रमेय से हम इसका फ्लक्स ज्ञात करेंगे। यदि हम मान के चलें जो गोला लिया था जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित था, यदि वो टोटल आवेश सिग्मा q इक्वल टू q हो, सिग्मा q इक्वल टू टोटल q हो, तो गाउस के अनुसार वैद्युत फ्लक्स समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा q की वैल्यू q है तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक टोटल फ्लक्स है जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, और ये भी एक टोटल फ्लक्स है जो गाउस की प्रमेय के अकॉर्डिंग निकला है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E की वैल्यू फाइंड करनी है तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण 3 दे देंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो डेरिवेशन करा रहा हूं गाउस के नियम से संबंधित, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेशन अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन डेरिवेशनों को आप इतना प्रैक्टिस करना कि ये डेरिवेशन एग्जाम में दिखते ही तुरंत कर डालो आप। बस मैं आपसे यही चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक अच्छे तरीके से आप पढ़ें। अब हम क्या करते हैं कि यहां से E की वैल्यू निकल आई समीकरण 3 से, समीकरण 3 दे देंगे इसे। समीकरण 3 देने के बाद इसका हम सदिश रूप
लिखेंगे। इसका सदिश रूप होता है E इक्वल टू 1/4πε0 ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ आर कैप इस जो त्रिज्य सदिश दिया गया है उसकी दिशा में एकांक सदिश है। ये आपका सदिश रूप हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण मैं आपसे तेजी से बोल नहीं सकता, ज्यादा आवाज निकल नहीं सकती है, जिसके कारण मैं आपको धीमे से पढ़ा रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्लियर तरीके से पढ़ा रहा हूं। अब क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि यहाँ आर कैप क्या है, गोलीय कोश के केंद्र से बिंदु P की ओर, मतलब गोलीय कोश के केंद्र O से बिंदु P की ओर एकांक सदिश है, जिसे हम आर कैप लिख सकते हैं, एकांक सदिश है। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई स्टूडेंट्स फिजिक्स में कमजोर है और उसके पास साइंस है, मतलब मैथमेटिकल साइंस, मतलब मैथमेटिक्स से वो इंटरमीडिएट कर रहा है, तो उसके पास फिजिक्स जरूर होगी, और बायोलॉजी से है तब भी उसके पास फिजिक्स जरूर होगी। तो कमजोर स्टूडेंट के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो करा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान से उस वीडियो में देखकर पढ़ें। यदि आपको लगता है कि एक बार में कमजोर स्टूडेंट पर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उस वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो वीडियो आपको दोबारा से भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पढ़ाई इतने अच्छे तरीके से रहा हूँ। ये सब मटेरियल जो मैं पढ़ाने का तरीका दे रहा हूँ वो यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लेना कि वहां पर पूरा, एक तो ये बात है कि वहां पर कोई पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, और मैं आपको पूरा कोर्स अवेलेबल कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। बस आपसे बस एक ही इच्छा है कि आप मेरे YouTube चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए और इतना शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जहां तक जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो जाएं और वे इन वीडियो को देखें और उनके लिए हेल्प हो सके। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, मतलब एकांक क्षेत्र पर उपस्थित आवेश होता है। इस और इस जगह क्या दिया है कि Q इक्वल टू ए क्षेत्रफल, इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल हो, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 4πr²। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हम Q, यहाँ पर Q अपॉन 4πε0 हो गया, और यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², जिसकी वैल्यू हम इसमें समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में सिग्मा नहीं, Q की वैल्यू रखने पर समीकरण 3 में Q की वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r² था। तो हम वहां पर उसकी वैल्यू रख देंगे। Q की वैल्यू क्या निकल के आई है, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 4πr², सिग्मा अपॉन r²। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कैपिटल R आएगा, क्योंकि हमने जो निकाला है वो गोलीय कोश के कारण निकाला था। जो आवेश घनत्व है, जो सिग्मा
अब इक्वल टू क्यू अपॉन ए है यहाँ क्षेत्रफल। इसका इस जो गोलीय कोष दिया था हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल लेते हैं और Q इक्वल टू यहाँ से सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिग्मा। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसे लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, एक वैद्युत क्षेत्र ये निकल के आया और एक समीकरण 3 में निकल के आया था। अब क्या करते हैं कि इसका हम सदिश रूप लिखते हैं, तो यहाँ आर कैप कर देते हैं बस ओनली। तो इसका सदिश रूप होगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की होल स्क्वायर आर कैप। ये इसका सदिश रूप हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये सदिश रूप हो गया। आपका जो था मतलब यदि बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, मैंने बता दिया और मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया इसका कि जो गोलीय कोष के बाहर है जो बिंदु स्थित, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। एक समीकरण 3 में निकल के आया था और एक ये निकल के आया है। ये दोनों जो हैं इस गोलीय कोष के कारण जब बिंदु बाहर स्थित है तब वैद्युत क्षेत्र यही होगा। अब आता है यदि बिंदु गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, डियर स्टूडेंट्स, मैं जो डेरिवेशन करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसी प्रकार इन डेरिवेशनों को साथ साथ करते जाना है और इतनी अच्छी तरीका से क्लियर करना है, बहुत अच्छी तरीके से। यदि बिंदु गोलीय कोष के बाहर नहीं होने मतलब बाहर नहीं, अब होता है सतह पर। गोलीय कोष के सतह पर स्थित हो। खांसी बहुत तेज हो रही है मेरे को। मैं आज 2 वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 2 वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि खांसी मुझे बहुत तेज हो रही है। यहाँ क्या होता है, यदि बिंदु गोलीय कोष की मतलब यदि बिंदु सतह पर हो, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो तो हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 3 था और जो लास्ट में वो मैंने वैद्युत क्षेत्र निकाला था उसे समीकरण 4 दे देना। मैंने उसमें इक्वेशन नहीं डाली है, उसमें समीकरण 4 दे देना आप। तो हम स्मॉल आर इक्वल टू आर समीकरण 3 व 4 में रखने पर, अगर हम समीकरण 3 व 4 में रख देंगे तो क्या होगा, यदि मान के चलो ये जो बिंदु P है यदि इस गोले की सतह पर आ जाएगी तो क्या होगा, यदि ये बिंदु P गोले की सतह पर आ जाएगा तो जो स्मॉल r है वो इस रेडियस के जो गोलीय कोष लिया था उसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण हम समीकरण 3 व 4, चौथा समीकरण वो देना है आपको जो लास्ट में मैंने वैद्युत क्षेत्र निकाला था। अब समीकरण 3 व 4 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे और जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो निकलेगी यदि बिंदु गोलीय कोष की सतह पर स्थित होगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो वहां से हम क्या निकलते हैं, समीकरण 3 था
ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये समीकरण 3 था। इसमें हम स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे, तो E इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल R² हो जाएगा। यहाँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। एक डियर स्टूडेंट्स ये निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र। अब क्या करते हैं, जो समीकरण 4 दिया था मैंने उसमें स्मॉल r की जगह पे समीकरण 4 क्या था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। यही डियर स्टूडेंट कैपिटल R² अपॉन स्मॉल R² था। या ये लिख लो, ये दिया हुआ आपने चौथा समीकरण, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r अपॉन r पे होल स्क्वायर। यहां से ये क्या बन जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां से E वेक्टर सदिश रूप में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r के। यदि ये भी सदिश रूप में लिखना है तो यहाँ सदिश रूप इसका सदिश रूप लिख देंगे 1/4πε0 Q/r² r के। इसका भी सदिश रूप निकल के आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हो गया आपका यदि गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। अब तीसरा पॉइंट आता है, ये दूसरा था। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है कि यदि बिंदु उस गोले के जो गोलीय कोश लिया था उसके अंदर हो, तब हम क्या करते हैं, यदि बिंदु गोले के अंदर हो यदि बिंदु गोले के अंदर स्थित है, डायग्राम हम दोबारा से बनाते हैं। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये O, यहां पर प्लस 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 प्लस, ये जो आवेश एक समान रूप से वितरित था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या कर दिया है कि बिंदु P हमने इस गोले के अंदर ले लिया है, मतलब इस गोलीय कोश के अंदर ले लिया है, जो बिंदु O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो हमें इस मतलब r त्रिज्या की गोलाकार गाउसियन पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध, मतलब इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की अंदर ही कल्पना करते हैं, क्योंकि हमने बिंदु अंदर लिया है। तो हमें पता है कि किसी गोलीय कोश के कारण, मतलब कोई गोलीय कोश है और गोलीय कोश है तो उसके अंदर आवेश क्या होता है, उसके अंदर टोटल जो आवेश होगा वो शून्य होता है, मतलब सिग्मा Q इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से लिख देंगे यदि बिंदु अंदर स्थित हो, गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, मतलब स्मॉल r की वैल्यू छोटी हो कैपिटल R से। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको धीमे धीमे से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी और मेरे साथ पढ़ना होगा।
अब जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ, ये इस एनसीईआरटी कोर्स का लास्ट टॉपिक बचा है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी कोर्स में नहीं दिए गए हैं, बट मैं उनको कराने की सोचूंगा या मैं उनको कराऊंगा। बस आपका जो एनसीईआरटी कोर्स है वो फर्स्ट यूनिट थी, आपकी फर्स्ट चैप्टर था, वो ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है। वो टॉपिक कराते ही आपकी फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी कोर्स का। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक है जो इस एनसीईआरटी कोर्स में नहीं दिए गए हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। वैसे तो आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक एग्जाम में शायद मुश्किल ही पूछे जाएंगे, लेकिन पूछ भी लिए जाएं तो आपके पास ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैंने उस यूट्यूब चैनल पर ये पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं उन टॉपिक्स को भी करा दूंगा जो इस एनसीईआरटी कोर्स में नहीं दिए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। मैंने बता दिया कि यदि कोई अंदर गोलीय कोश दिया है, अंदर से गोला खोखला है, तो उसके अंदर वैद्युत आवेश शून्य होता है, उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं होता, क्योंकि सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 होती है। और गाउस के नियम से गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 है, तो समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू कुल वैद्युत फ्लक्स जो है 5E इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है अशून्य है, गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो अशून्य है, अतः गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? शून्य होने के लिए यह आवश्यक है कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, कि वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, ये होना चाहिए। इस प्रकार समरूप आवेशित गोलीय कोश के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, मतलब अर्थात E इक्वल टू 0 होगा। यहां से आपको क्या पता चलता है, जो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दिया है ये 0 दिया है, मतलब E ds इक्वल टू 0 दिया है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर ये 0 दिया है तो ds E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र और ds का मतलब है इसका समाकलन, ds का मतलब हो जाएगा कि इसका जो गाउसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल शून्य। आप हमें ये बताओ, कभी क्षेत्रफल शून्य होता है? यदि हम किसी का भी क्षेत्रफल निकालें, क्या क्षेत्रफल शून्य होता है? नहीं होता। क्षेत्रफल हमेशा अशून्य होता है, मतलब शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो किसी चीज का क्षेत्रफल होता है। चाहे आयत ले लो, वर्ग ले लो, कुछ भी ले लो, गोला ले लो, शंकु ले लो, कुछ भी ले लो, उसका क्षेत्रफल तो जरूर होगा। इसलिए ds कभी 0 नहीं हो सकता। इसके लिए क्या जरूरी है कि क्षेत्रफल जो वैद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा, तभी तो ये पूरा पद 0 होगा, तभी तो ये फ्लक्स 0 होगा। आज तक आपको किसी भी टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य आ गया, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि यहाँ पर E वेक्टर जरूरी होता है शून्य होना, तब इसकी वैल्यू शून्य होगी। क्योंकि ds वेक्टर जो है, जो इसके कारण जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, वो कभी क्षेत्रफल शून्य नहीं होता। क्षेत्रफल शून्य नहीं होता, चाहे वो किसी का भी क्षेत्रफल ले लो, शंकु का ले लो, आयत का ले लो, वर्ग का ले लो, क्षेत्रफल कभी शून्य नहीं होता। किसी न किसी का क्षेत्रफल हमेशा रहता ही है। इसीलिए यहाँ पर
इससे मतलब फ्लक्स शून्य होने के लिए ये जरूरी है कि ई वेक्टर शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आपने सुना होगा कि यहाँ आवेश शून्य होता है गोलीय कोश। यदि कोई गोलीय मतलब कोश कोई चीज खोखली है अंदर से तो उसके अंदर आवेश शून्य होता है। आपने सुना होगा कि हम कोई मतलब वाहन लेते हैं, जैसे बस लेते हैं, बस के ऊपर से यदि लाइट का वायर गिर जाता है तो उस बस पर जो करंट फ्लो हो रहा है, जो आवेश बह रहा है उस बस पर, वो उस पर बाहरी बाहर होगा, अंदर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अंदर बस खोखली है। इसके कारण बाहर ऊपर छत पर बैठे व्यक्ति को करंट लग जाता है और अंदर बैठे हुए व्यक्तियों को कभी करंट नहीं लगता क्योंकि अंदर आवेश पहुंच ही नहीं पाता है। तो यहां पर अंदर आवेश शून्य होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। इसकी बस एक ग्राफ बची है आपको बताने के लिए। मैं आपको इसकी ग्राफ बताता हूं। समरूप आवेश गोले को इसके दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र की ग्राफ का प्रदर्शन किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां से ये जो होगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा और यहां ई होगा जो अंदर होता है, ई एन जो अंदर मतलब वो जीरो होता है, और ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर। यदि जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर तक पहुंचती है उसके बीच में ई एन की वैल्यू जीरो होती है। जैसे ही आर पर पहुंच जाती है वो एक वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में एक सीधी लाइन, एक कांस्टेंट के रूप में एक सीधी रेखा जैसे ये जा रही है ऐसे प्राप्त होती है। और जैसे ही हम यहां पर आर की वैल्यू मतलब ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के है, जो व्युत्क्रम वर्ग है, वर्ग नियम है, तो यहां से कुछ इस टाइप की ग्राफ मिलती है। यहां पर क्या होता है कि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता है और ये जो है यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है और इस जो लाइन है वो यहाँ आर इक्वल टू आर है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये आपका ग्राफ का प्रदर्शन हुआ। यदि आपको ग्राफ पूछने को आ जाए तो आप बता सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ यहीं तक। मैं सोचता हूं कि शायद एनसीईआरटी कोर्स अवेलेबल है तो यहीं तक आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन इसके एनसीईआरटी के अलावा कुछ टॉपिक्स और भी हैं, इसके अनुप्रयोग और भी हैं। किसी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी है, और ये एक गोलीय कोश के एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जो इस एनसीईआरटी कोर्स में दी है। लेकिन एक और बार यह जो समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और कई सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। एक है
आवेश से चालक की सतह पर बल भी है, जो ये तो बहुत कम ही पूछा जाता है। एक दो हेडिंग्स, दो टॉपिक्स और हैं इसके अंदर जो एनसीईआरटी कोर्स में नहीं दिए हैं, वो अच्छे टॉपिक्स हैं, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। शायद 2-3 वीडियो और रह गई हैं इस थ्योरी की, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर आपके 1 या 2 टेस्ट रख लिए जाएंगे। सो समथिंग 4-5 वीडियो और बची हैं, बस 4-5 वीडियो में इस चैप्टर का समापन हो जाएगा और ये चैप्टर एकदम क्लियरली से याद कर लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। बस मैं समझता हूँ ये शायद, देखता हूँ कितने मार्क्स का ये यूनिट है। स्थिर वैद्युत की आपकी 8 मार्क्स की, 8 अंक की है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की आपकी 8 नंबर की है। आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। स्थिर वैद्युत की में ये तो हो गया, एक वैद्युत विभव रह गया है, एक वैद्युत विभव और रह गया है, सेकंड जो चैप्टर है वो रह गया है। ये 8 मार्क्स की है और 8 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, इसमें कहीं भी कटने के चांसेस नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको कराया है, एक भी हेडिंग मैंने आपको नहीं छोड़ी है, पूरा सिलेबस मैंने आपको करा दिया है। मतलब पूरा सिलेबस तो नहीं, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर का पूरा सिलेबस हो चुका है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी कोर्स का। इसके अलावा कुछ अलग हेडिंग्स हैं, वो अलग टॉपिक्स हैं जो मैं उनको 1 या 2 वीडियो में फिनिश करा दूंगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ये कहने को कि उस चैनल से मतलब एग्जाम में आया, वैसे तो आएगा नहीं, पर आ भी गया तो आप अच्छे तरीके से करके आओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती। यदि आपको 95 प्लस मार्क्स इस फिजिक्स में लाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी और मेरे साथ साथ चलना होगा, क्योंकि आपके मार्क्स 95 का आप सपना रखते हो कि हाँ फिजिक्स में भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो आएंगे यदि आप मेहनत करोगे तब। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे लेके आ पाओगे? मेहनत करोगे तभी तो लेके आ पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, पंखा बंद करके रखा है क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण मैंने पंखे को बंद कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस YouTube चैनल पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जहां पर YouTube चैनल, कौन सा भी चैनल खोल के देख लो, YouTube पर कोई भी सर्च करके देख लो, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं कराया जाता है, लेकिन मैं इस YouTube चैनल पर आपको पूरा कोर्स अवेलेबल कराऊंगा। चाहे मेरी तबीयत खराब हो तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, जो जिनके पास कुछ पुअर स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो जिनके पास पैसा नहीं है, वे बहुत गरीब स्टूडेंट हैं, वे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको इतना फायदा है इस यूट्यूब चैनल से बहुत, क्योंकि वे कहीं ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। तो ट्यूशन से ज़्यादा अच्छा तो मटेरियल यदि आपको ऑनलाइन या यूट्यूब पर ही मिल रहा है तो ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही क्यों है? मैं आपको सब कुछ इस यूट्यूब पर ही करा देता हूँ, तो ट्यूशन लेने की ज़रूरत ही क्या है? पैसे खर्च क्यों करें जब सब चीज़ यहीं से मिल रही है? तो पर आप सोचते हैं कि यूट्यूब है, ये तो यहाँ से कहीं अच्छी पढ़ाई नहीं मिलने वाली। आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी सक्सेसफुल हो रही हैं इस टाइम पे।
अब इतना ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे जितना कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बस एक जो है कि यूट्यूब चैनल पर कोई टीचर 11th का हो या 12th का हो एक अच्छे तरीके से वीडियो नहीं दे पाता है, वो पूरा सिलेबस उस यूट्यूब पर नहीं करा पाता है। हिंदी मीडियम में देखी जाए तो इस यूट्यूब चैनल पर कहीं भी हिंदी मीडियम में पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं है। आप भी सर्च, मैंने तो देख लिया है और आप भी सर्च करके देख लिए, कहीं कहीं पर एक चैप्टर करा देते हैं, कहीं कहीं 2 चैप्टर करा देते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर पूरा सिलेबस अवेलेबल कराऊंगा। सो थैंक यू डियर माय स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।